हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनोज चौधरी हैप्पी कोडिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। HPSC PGT कंप्यूटर साइंस के लिए क्लास है और इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम वाला पार्ट है वो मैं कवर करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी वो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है उसको हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम का मतलब क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बता दूं कि एल्गोरिदम का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाती है उस प्रॉब्लम को आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसको प्रॉब्लम को तोड़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एनालिसिस की बात हो रही है कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम किसी भी जो आपके एल्गोरिदम है उसको हम एनालिसिस करें। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लेता हूँ सिंपल सा। मैंने यहाँ पर लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने लिखा एंड मेन फंक्शन। प्रोग्राम जो बना रहा हूँ मैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोग्राम जो है वो किस चीज़ के लिए आपको मैं बनवा रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम बनेगा वो 1 to n नंबर्स तक का जो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जैसे n की वैल्यू मान लो 10 है तो आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और इस तरीके से +10 करके आपको पूरा जो एडिशन निकलता है एडिशन आपको निकालना है। ठीक है, ये प्रोग्राम मुझे यहाँ पर बनाना है। इसको मैं दो तरीके से बनाऊंगा, एक जिसमें आपको लूप की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा जिसमें आपको बिना लूप के हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं और उन दोनों एल्गोरिदम्स को हम लोग काम में लेंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें एल्गोरिदम को एनालिसिस करने के लिए या एनालाइज करने की हमको रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने एक वेरिएबल ले लिया, आई एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और एक सम नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया और एक मैंने n नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें इनिशियली मैंने 10 डलवा दिया मान लो उसके अंदर। ठीक है, लूप चलाया मैंने for i = 1, i <= 10 और यहाँ लिखा मैंने i++। ठीक है, और ये होने के बाद फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया सम प्लस इक्वल्स टू आई, जिसको अगर अपन खोल के लिखें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। और हमने यहाँ पर बाहर प्रिंट करवा दिया प्रिंटफ के अंदर जो आपका सम था उस सम को हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया कि सम के अंदर लास्ट में जो वैल्यू आई वो यहाँ पर क्या कर दो, प्रिंट करवा दो। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोग्राम बन गया। ठीक है, इसी के सिमिलर एक प्रोग्राम और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया कि सिंपल सा यहाँ पर हमने हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा मेन फंक्शन और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया n के नाम से जिसमें मैंने 10 डलवा दिया और एक वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पर सम के नाम से। ठीक है, मान लो कि इनिशियली मैंने इसमें 0 डलवा दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि सम इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा और इधर लिख दिया मैंने प्रिंटफ के अंदर %d या सम भी लिख दो अगर मैसेज प्रिंट करवाना चाहो तो सम %d सम, और इधर लिख दिया हमने नीचे रिटर्न 0 और हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को समझते हैं कि दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं दोनों प्रॉब्लम्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि ये वाला जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है इसके अंदर हमने एक लूप को काम में लिया है। ठीक है, और इस लूप में क्या हो रहा है देखना ध्यान से। इस लूप में
हमने i को, ये 10 की जगह मुझे n करना, ध्यान रखिएगा, है ना, ये करेक्शन है, अलग से लिख देता हूँ कि ये हमारे पास 10 नहीं है, ये है हमारे पास n, ठीक है, हमने इसको n कर दिया, ठीक। n की वैल्यू फिलहाल 10 है, तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक चलेगा, और इस लूप को जो चलाएगा टोटल कितने टाइम्स चलाएगा, इस लूप को चलाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। अब कोई भी लूप जो है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम लोग मेजर करते हैं, जो काउंट करते हैं, वो हम लोग करते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर, नंबर ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर। किसके ऊपर करते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अभी ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशन कोई एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई कंपैरिजन हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, इस तरीके के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर एक ऑपरेशन मेरा ये परफॉर्म हो रहा है, एक मेरे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक मेरे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और एक मेरे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। टोटल यहाँ पर कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास n की वैल्यू 10 है तो 10 बार ये चलेगा, 10 बार ये चलेगा, 10 बार ये चलेगा, और एक बार ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर हमेशा सिंगल टाइम चलता है, तो टोटल चलेगा वो 31 टाइम्स, है ना। इस केस में जो ये लूप चलने वाला है, ये चलने वाला है टोटल 31 टाइम्स, ठीक है, 31 टाइम्स चलेगा। अब n की वैल्यू अगर नेक्स्ट टाइम पर मैंने 100 कर दी, मान लो कि ये वैल्यू मेरे पास n की जगह 100 हो गया, ठीक है, तो ये 100 टाइम चलेगा, ये भी 100 टाइम चलेगा, ये वही सिंगल टाइम चलेगा, और ये 100 टाइम चलेगा। ये टोटल कितने टाइम्स चला, ये पिछली बार तो चलाते हैं 31 टाइम्स, अब चलेगा ये 301 टाइम्स। और अगर n की वैल्यू मैं 1000 कर देता हूं तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही कहती है कि जैसे जैसे आपके n की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। पता चल रहा है सिंपल सा कि n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू क्या रहेगी हमें नहीं पता है। n की वैल्यू 10 है, बहुत अच्छी बात है, ऑपरेशंस 10 टाइम्स चल जाएंगे। अगर n की वैल्यू 100 है तो 100 टाइम्स चल जाएंगे, n की वैल्यू अगर 1000 तो 1000 टाइम्स चल जाएंगे, n की वैल्यू 10000 तो 10000 टाइम्स चल जाएगा। यानी n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है वो कितनी बार परफॉर्म होगा, और जितनी ज़्यादा बार कोई नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, उतनी ही बार क्या होगा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यह हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे n बढ़ता है, वैसे वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। और इस केस में जो लूप है वो लूप किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी बिग O n। क्या रहेगी, बिग O n जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ठीक है। और मान लो कि अगर ये n की वैल्यू 10 है तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट आने वाला था सम के अंदर, वो आने वाला था 45। 1 से लेकर अगर आप 10 तक की वैल्यूज को ऐड करते हो तो आपके पास आउटपुट आता है कितना, 45 आता है। कितना आता है, 45 आपके पास आउटपुट आता है, ठीक है। एक बार काउंट कर लो फटाफट से और मुझे बता दो। अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो मैंने यहां पर लिखा 10 इंटू n माइनस n माइनस 1 का मतलब 9, तो 10 इंटू 9 कितना होता है 90, और 90 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो आउटपुट मेरे पास 45 आएगा। तो यहां पर भी आउटपुट 45 आ रहा है और यहां पर भी आउटपुट 45 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि प्रॉब्लम सेम है लेकिन उसके दो सोल्यूशन हैं, ठीक है। पहला सोल्यूशन विद लूप और दूसरा सोल्यूशन विदाउट लूप यूजिंग अ फार्मूला, ठीक है। फार्मूला की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। तो यहां पर क्या हो रहा है, सुनना ध्यान से। उस वाले केस में n की वैल्यू में जितनी भी बढ़ा दूं, n अगर मैं 100 भी कर देता हूं तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं, एक तो ये वाला असाइनमेंट वाला, एक ये वाला 2, एक ये वाला 3 और एक ये वाला 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, 4 ऑपरेशंस हो रखे हैं, ठीक है। कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, 4 ऑपरेशन हो रहे हैं। अब n की वैल्यू अगर मैं 100 करूंगा तो भी 4 ही रहेंगे, n की वैल्यू अगर मैं 1000 करूंगा तो भी 4 रहेंगे, n की वैल्यू अगर मैं 10,000 करूंगा तो भी 4 ही रहेंगे। यानी कि जितनी भी मैं इंक्रीज कर लूँ, नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो मेरे रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं, सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों में से जो बेस्ट एल्गोरिदम है वो कौन सी है, दोनों में से बेस्ट एल्गोरिदम ये है। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमारे कांस्टेंट हैं। क्या है, कांस्टेंट है। और अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन आपके कांस्टेंट है तो उस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है,
बिग O 1 रहती है। क्या रहती है? बिग O 1 रहती है। तो हमने शुरुआत किससे करी थी? हमने शुरुआत इस बात से करी थी कि किसी भी एल्गोरिदम को एनालिसिस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो किसी भी एल्गोरिदम को एनालिसिस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो किसी भी एल्गोरिदम को एनालिसिस करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपके पास सोल्यूशन हो सकता है कि मल्टीपल हो, एक से ज्यादा सोल्यूशन हो, 2, 4, 5, 10 कितने भी हो, लेकिन उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से कौन सा ज्यादा सही एल्गोरिदम है वही आपको चूज करना होता है। हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो हमने बात कर ली कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका तो क्या रहेगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा बिग O n और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी क्या, बिग O 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की बिग O 1 रहने वाली है। ठीक है, क्या रहने वाली है? दोनों की बिग O 1 रहने वाली है। क्यों सर? इसलिए क्योंकि ये प्रोग्राम जितनी बार भी चलेगा हर बार एक i, एक सम और एक n की जरूरत पड़ेगी, और वहां पर भी जितनी बार चलेगा एक n और एक सम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस केस में क्या ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार जितनी बार चलेगा, हो सकता है कि ये जब n मेरे पास 10 रहेगा तो 5 वेरिएबल चाहिए, n मेरा 1000 हो जाए तो 50 वेरिएबल चाहिए, ऐसा तो है नहीं। यानी कि हमारे पास स्पेस या मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ रही है, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें हम किस लिहाज से, अगर हम दोनों कंपैरिजन करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, तो दोनों सेम रहेगा। हम नहीं कह सकते दोनों में से कौन सा बेस्ट है। हाँ, सीधा सीधा काउंट करके कहें तो कह सकते हैं इसमें 2 वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल है ना, लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो उसमें हम ऐसे काउंटिंग नहीं करते 2 या 3 या 4 या 5। ठीक है, वहां पर हम ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसा मेथड इस एल्गोरिथम में लग रहा है जिससे हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स पता ही नहीं चल रहे हो। यहां पता चल रहा है साफ साफ उसमें 2 और इसमें 3। ठीक है, अगर कहीं पर भी n नंबर ऑफ वेरिएबल्स या n नंबर ऑफ स्पेस कहीं पर भी अगर हमारे एल्गोरिथम में आ रहा है कि हम पहले इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में हमें हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो बिग O n रहेगी। लेकिन जहां हमें पता चल रहा है कि इस प्रोग्राम को एक बार चलाओ, 2 बार चलाओ, 1000 बार चलाओ, जितनी बार भी चलाओगे 3 ही वेरिएबल्स की जरूरत पड़ने वाली है, वहां पर 2 ही वेरिएबल्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो बिग O 1 ही रहने वाले हैं। ठीक है, हेलो ट्विंकल। ठीक है, अब तो हमने क्या देखा कि अगर आपको एल्गोरिथम दे दी जाए और उसको आपको अगर एनालिसिस करना है, तो एल्गोरिथम को एनालिसिस करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें उसमें से बेस्ट छांटना है, और बेस्ट छांटने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। हमें क्या देखना होता है? उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमको देखना होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम ऐसे कोई नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं देखते हैं। हमें स्पेस अगर नहीं पता होता है पहले कितना स्पेस लगने वाला है, या फिर जितनी बार रन होगा उतनी बार हर बार अगर अलग अलग स्पेस की जरूरत पड़ रही है, तो उसका मतलब आपका वो कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं हो सकता, उसको हम n कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर आपका n इंक्रीज हो रहा है और अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? बिग O n। लेकिन अगर n इंक्रीज होने से भी अगर आपका नंबर ऑफ ऑपरेशंस नहीं बढ़ रहे हैं, तो बिग O 1 वहां पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज हम यहां पर देखेंगे। एक और चीज कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमेशा आप, अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो बिग O जो नोटेशन है इससे हम लोग मेजर करते हैं। किससे करते हैं? बिग O नोटेशन से। ये मतलब यहां पर हम कोई सेकंड या मिली सेकंड या मिनट्स में कभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट नहीं करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि अगर सेकंड्स या मिली सेकंड्स है ना, उसमें अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट होने लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि हमारे पास, हर इंसान के पास अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर रहता है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम रहता है। किसी का प्रोसेसर हाई है, किसी का प्रोसेसर थोड़ा स्लो है, तो उस केस में किसी के सेकंड ज्यादा हो जाएंगे, किसी के कम हो जाएंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अब मान लो कि ये चलाने वाले का प्रोसेसर स्लो है, ये चलाने वाले का फास्ट है, सेकंड के हिसाब से नंबर ऑफ ऑपरेशन ज्यादा करवाने के बावजूद भी उससे फास्ट परफॉर्म करवा रहा है ऑपरेशन, इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये फास्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी सेकंड्स में या टाइम में हम लोग इस चीज को मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, किसमें मेजर नहीं करते हैं? सेकंड्स में हम लोग इसको किसी भी टाइम में मेजर नहीं करते हैं। मेजर करने के लिए वर्स्ट केस हम हमेशा बात करते हैं,
तो वर्स्ट केस के लिए हमारे पास होता है बिग ओ नोटेशन, और बिग ओ नोटेशन में हम लोग बिग ओ 1, बिग ओ n स्क्वायर, n क्यू फैक्टोरियल n, ठीक है, n स्क्वायर, ठीक है, log n, 2 log n, सॉरी n log n, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अब किस तरीके से n होता है, किस तरीके से n स्क्वायर होता है, ये भी हम देखेंगे। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि n कैसे हो रहा है, कि अगर कोई लूप n टाइम चल रहा है तो उस केस में हम नहीं बता पाएंगे कि वो लूप कितनी बार चलेगा, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, उसकी डिपेंडेंसी n के ऊपर है। n की वैल्यू 5 है, 5 बार चल जाएगा। n की वैल्यू 50 है तो 50 टाइम्स चल जाएगा। n की वैल्यू 100 है तो 100 टाइम्स चल जाएगा। तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, बिग ओ n रहेगी, ठीक है। तो इस केस में एनालिसिस आपको समझ में आ गया कि क्यों हमको एनालिसिस करना पड़ रहा है। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में हम इसी चीज को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बिल्कुल ये आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट सूटेबल एग्जांपल है, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक। क्या कह रहा है, क्या होता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम? पहला, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम मींस इवैल्यूएटिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करना, एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस, यानी टाइम और स्पेस इन दोनों के बिहाफ पर अगर हम बात करें तो हमें देखना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर हम यहां पर बात करें, इट एग्जामिन्स हाउ मच टाइम एंड मेमोरी एन एल्गोरिथम टेक्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहा है कि ये किस बात को एग्जामिन करेगा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी एल्गोरिथम कितना टाइम और कितनी मेमोरी ले रही है, ठीक है। तो वो हमें देखना है, और यहां पर हमने देखा उस बात को कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो ज्यादा टाइम ले रहा है और कौन सा एग्जाम्पल है जो कम टाइम ले रहा है, ठीक है। सर, आई एम एक्टिव स्टूडेंट ऑन विच कोर्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सिंपल वर्ड्स की बात करें तो क्या है, एल्गोरिथम एनालिसिस टेल्स अस व्हाटएवर एन एल्गोरिथम इज गुड और बैड इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। यानी एफिशिएंसी के टर्म में हम ये चेक करते हैं कि वेदर है, व्हाटएवर नहीं है, ठीक है, वेदर एन एल्गोरिथम इज गुड और बैड, कि टाइम और स्पेस जो है हमारे पास उसके लिहाज से हमारी एल्गोरिथम अच्छी है या खराब है या बुरी है, ठीक है। अच्छी कौन सी मानी जाएगी, वो जो कि कम टाइम लेगी, और बुरी कौन सी मानी जाएगी, जो ज्यादा टाइम लेगी। अगर हम अच्छी की बात करें तो वो जिसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है, बिग ओ n है। इसके कंपैरिजन में बुरी कौन सी मानी जाएगी, अगर हम मैं एक से कंपेयर करना चाहूं तो वो क्या रहेगी, बिग ओ n रहेगी। तो बिग ओ n क्या है, बिग ओ n इसके लिए खराब है, क्योंकि बिग ओ n जो है वो ज्यादा टाइम लेगा। क्या लेगा, ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम? क्यों जरूरत पड़ेगी हम लोगों को एल्गोरिथम की एनालिसिस करने की? फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि देयर कैन बी मल्टीपल एल्गोरिथम्स टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। अभी हमने देखा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिथम हो सकती हैं। जैसे अभी वाले एग्जांपल में अपने पास कितनी एल्गोरिथम्स थी, 2 एल्गोरिथम थी। कितनी एल्गोरिथम थी, 2, ठीक है। ऋतु कल ही हम लोग इसको डिस्पैच करवा देंगे, ठीक है। कल डिस्पैच हो जाएगी तो जो भी टाइम लगता है ना यहां से, उतने टाइम में आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो देयर कैन बी मल्टीपल एल्गोरिथम्स टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, मल्टीपल एल्गोरिथम्स होती हैं। एनालिसिस हेल्प्स अस चूज द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम, और एनालिसिस क्या करता है कि उसमें से जो मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम है वो चूज करने में हमारी हेल्प करता है। और लेकिन अगर आपको एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम करना है तो उसके लिए आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आना चाहिए, जो कि हम इन्हीं आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालते हैं हम लोग, ठीक है। मेन रीजन क्या है सुनिएगा, टू कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम्स। हमें अलग अलग एल्गोरिथम को कंपेयर करना पड़ेगा, अलग अलग एल्गोरिथम अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, ठीक है। टू कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम्स ऑफ द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं तो उन एल्गोरिथम्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्या कर रहा है, टू रिड्यूस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम, यानी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम जो है उससे क्या है, उसे रिड्यूस करता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस करने के लिए अब
रिड्यूस हम कैसे करेंगे भाई, मेरे पास दो सोल्यूशन है, अगर मैं उस वाले सोल्यूशन को ऑप्ट कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरा रिड्यूस हो जाएगा, और इसको ऑप्ट कर लूंगा तो इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरी समझदारी यही है कि मैं कम टाइम वाले को लूं। ठीक है, बिल्कुल गुजरात में मिल जाएगी। ठीक है, गुजरात की शायद हमने आज भी एक बुक जो है वो डिस्पैच की है। ठीक है, चलिए, टू यूज मेमोरी एफिशिएंसी, मेमोरी एफिशिएंटली, मेमोरी को भी एफिशिएंटली आपको यूज करना है। ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम, एक एल्गोरिथम ऐसी है जो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रही है, एक ऐसी है जो कम मेमोरी कंज्यूम कर रही है। ठीक है, उसका भी आपको ध्यान रखना है कि उस एल्गोरिथम को आपको चूज करना है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसकी टाइम है वो भी एफिशिएंटली ले, और जो आपका जो स्पेस है वो भी एफिशिएंटली ले एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट कह रहा है टू इंप्रूव प्रोग्राम परफॉर्मेंस, और प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए मान लो गलती से आपने कोई ऐसी एल्गोरिथम चूज कर ली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी हाई है, और आपके पास एक ऐसी एल्गोरिथम भी मौजूद थी, अवेलेबल थी आपके पास, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, लेकिन आपने कौन सी चुन ली, हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली, तो इससे परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सही डिसीजन ले लिया और आपने ऐसी एल्गोरिथम को ले लिया, यानी कि अगर आपने वो वाला ले लिया, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब रियल टाइम एग्जांपल अपन देखते हैं। रियल टाइम एग्जांपल क्या है, कह रहा है सपोज यू वांट टू रीच अ डेस्टिनेशन एंड मल्टीपल रूट्स आर अवेलेबल। मान लो कि आपको कहीं भी जाना है, आपको अपनी सिटी के जो मेन सेंट्रल बस स्टैंड है वहां जाना है, और वहां जाने के लिए आपके पास मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल रास्ते हैं आपके पास जाने के लिए, लेकिन आप किसी ऐसे रूट को चुनना चाहेंगे जो छोटा भी हो और जहां पहुंचने में आपको टाइम भी कम लगे, या फिर कोई ऐसा जिसमें छोटा है लेकिन ट्रैफिक है तो ज्यादा टाइम लगेगा, और एक थोड़ा सा लंबा है लेकिन खाली रास्ता है, तो आप कौन सा को चुनोगे, खाली को, टाइम बचाना है ना आपको, तो खाली को चुनोगे, भले ही वो थोड़ा सा लंबा क्यों ना हो, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप उन रास्तों में से आप किसके पास या किसको चुनना चाहोगे। एक और चीज है, डिपेंड करता है आपके रिसोर्सेज के ऊपर भी। अगर आपके पास अच्छा खासा स्पेस है तो आप बड़े वाले को चुन लो, क्या फर्क पड़ता है ना, लेकिन आपका टाइम बच रहा है वहां पर। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि वन रूट इज शॉर्ट बट क्राउडेड, पहला छोटा है लेकिन क्राउडेड है, भाई भीड़ है वहां, है ना। दूसरा क्या कह रहा है, अनदर रूट इज लॉन्गर बट एम्प्टी, लंबा है लेकिन खाली पड़ा हुआ है। यू विल चूज द रूट दैट टेक्स लेस टाइम, आपको कौन सा लेना है, वो लेना है जो कि कम टाइम लेता है ना, वही आप लोगे। दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज सिमिलर टू एल्गोरिथम एनालिसिस, और यही जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस क्या कहला रही है आपकी, एल्गोरिथम एनालिसिस कहला रही है। यहीं से आपको क्या करना पड़ रहा है, क्या यहीं से आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे कि मुझे कौन से वाले रास्ते को चुनना है, वो जो कि थोड़ा लंबा है लेकिन खाली पड़ा हुआ है, या वो जो छोटा है लेकिन क्राउडेड है जहां भीड़ रहती है। डिपेंड करता है आपकी टाइम, अगर आपको बचाना है आप इस पे चले जाओ। ठीक है, अगर आपको टाइम नहीं बचाना है तो उस पे चले जाओ। लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो रहती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एल्गोरिथम्स के अंदर, अगर हम डीएसए की बात करें तो वहां पर क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आपको ध्यान रखना होता है, स्पेशली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि आपको क्या करना है, टाइम बचाना होता है कैसे भी करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डू वी एनालाइज इन एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में आप क्या एनालाइज करते हो, अभी मैंने आपको बताया, मतलब इस क्लास को जब शुरू किया था, अगर आपने 10-15 मिनट मेरे सुन लिए तो आगे वाले लेक्चर पूरे उसी के ऊपर हैं। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। पहला कि आप क्या एनालाइज करते हो भाई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यहां पर एनालाइज कर रहे हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या क्या होता है, पहला, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेल्स हाउ मच टाइम एन एल्गोरिथम टेक्स टू रन। क्या एनालाइज करेगा, क्या बताएगा कि भैया कोई एल्गोरिथम रन होने में कितना टाइम लेगी। मैं फिर कहूंगा कि जो टाइम है, ये टाइम कोई सेकंड्स वगैरह नहीं बताता है। ठीक है, सेकंड्स नहीं बताता है ये। अगर हम आगे सिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सबसे ज्यादा यूज में आने वाली जो टर्म होती है बिग ओ होती है। ठीक है, बिग ओ नोटेशन होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें हमको टाइम देना होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था बिग O1 और एक मैंने बताया था बिग O N। ऐसे ही
जितने भी हैं n, n स्क्वायर, सब के बारे में हम जानेंगे कब कौन सा क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूज केस। अपन अगर हम बात करें तो पहला क्या करेगा, इफ अ सर्च एल्गोरिथम चेक्स ईच एलिमेंट वन बाय वन इट टेक्स मोर टाइम, अ फास्टर एल्गोरिथम चेक्स फ्यूअर एलिमेंट। जैसे इसी एग्जांपल को अपन देख लेते हैं, सर्चिंग जो हमारे पास एल्गोरिथम है इसकी हम बात कर लेते हैं। दो तरीके की सर्च एल्गोरिथम नॉर्मली हमें बताई जाती है, एक बताई जाती है लीनियर सर्च और दूसरी हमें बताई जाती है बाइनरी सर्च। पहले अपन लीनियर के बारे में जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे बाइनरी के बारे में। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक एरे पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक एरे है, ये मेरे पास एक एरे है। ठीक है, इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, 7 4 9 2 10 7 8 15 23 एंड 14। ठीक है, ये मेरे पास एक एरे पड़ा हुआ है। एरे जो है वो सबसे पहले क्या है, अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, क्या है, अनसॉर्टेड एरे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लीनियर जो सर्च होती है वो अनसॉर्टेड और सॉर्टेड दोनों पे हो सकती है, लेकिन नॉर्मली हम लोग अनसॉर्टेड एरे के लिए क्या काम में लेते हैं, अनसॉर्टेड एरे के लिए हम लोग लीनियर सर्च को काम में लेते हैं। सर यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए कोई बैच आने वाला है, कब तक आएगा? पृथ्वीराज जाधव अभी रिसेंटली, जैसे दिसंबर वाले पे हमारा, अभी जो जून वाला आएगा है ना, उस पर हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस दिसंबर वाले पे है। उसके लिए हम लोग जल्दी कोई बैच लॉन्च करेंगे, है ना। बुक्स भी हम लोग उसके लिए करवा रहे हैं प्रिपेयर, तो बुक्स भी बहुत अच्छी शानदार बुक्स आ जाएंगी उसके लिए भी। ठीक है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये इसकी इंडेक्स पोजीशन होगी। अब सुनो ध्यान से, अब मान लो कि मुझे इसमें से एक एलिमेंट सर्च करना है जो कि है 17। क्या है? 17। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि 17 को जो यहां पर जो पड़ा हुआ है, जो 0th इंडेक्स पोजीशन पे पड़ा हुआ है, उसके साथ कंपेयर किया जाएगा कि क्या 17 जो है वो इक्वल टू 7 है, नहीं है। तो आगे वाले के साथ चेक करेगा, यहां पर भी नहीं मिलेगा तो आगे वाले के पास जाएगा, यहां भी नहीं मिलेगा तो उसके आगे वाले के पास जाएगा, यहां भी नहीं मिलेगा तो उसके आगे वाले के पास जाएगा, यहां भी नहीं तो और आगे, 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 और यहां भी नहीं तो और आगे, और यहां भी नहीं है तो इसका मतलब खत्म हो गया। ये जो सिचुएशन है, क्या इस सिचुएशन को मैं वर्स्ट केस बोल सकता हूं? क्या इसे मैं वर्स्ट केस बोल सकता हूं? बिल्कुल वर्स्ट केस है कि आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको मिला ही नहीं, और आपको इतने बड़े एरे को ट्रेवर्स करना पड़ गया। 10 की जगह अगर 10,000 एलिमेंट होते तब क्या करते? तो आपको एलिमेंट क्या करना पड़ गया, फोकट में क्या करना पड़ गया, ट्रेवर्स करना पड़ गया, कि एक एक एलिमेंट के पास आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो यहां पर इसलिए आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम यहां पर बात करें, एक और केस वर्स्ट हो सकता है कि आपको यहां पर सर्च क्या करना है, आपको यहां 17 की जगह 14 सर्च करना है। इसका मतलब कि आप सर्च करते गए करते गए करते गए, वो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट था, लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट एलिमेंट भी क्या है, लास्ट एलिमेंट जो आपके पास था, लास्ट एलिमेंट भी किस में आएगा, लास्ट एलिमेंट भी वर्स्ट केस में ही आएगा कि भाई साहब आप ढूंढने गए और सबसे लास्ट में मिला, इसका मतलब आपको सारा का सारा ढूंढना पड़ गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको 7 ढूंढना होता, सबसे पहले मिल जाता, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बेस्ट केस बोलते हैं कि भाई साहब हम ढूंढने निकले और जो सबसे पहले नंबर पे जो बैठा हुआ था वही मुझे मिल गया। ठीक है, एक हमारे पास एवरेज केस भी होता है। क्या होता है? एवरेज केस। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो एवरेज केस होता है, ये एवरेज केस ये होता है कि रैंडम कभी आपको यहां मिल गया, कभी आपको यहां मिल गया, कभी आपको यहां मिल गया, कभी आपको यहां मिल गया। ठीक है, वो क्या है, वो आपका एवरेज केस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम कहां से आए थे, हमने यहां पर देखा था, एक मिनट आगे चलते हैं, हम यहां से निकल कर आए थे कि इफ अ सर्च एल्गोरिथम चेक्स ईच एलिमेंट वन बाय वन इट टेक्स मोर टाइम। ठीक है, अगर मुझे 1 बाय 1 सर्च करना पड़े तो वो ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि मुझे 14 तक पहुंचने के लिए एक एक के साथ कंपैरिजन करना पड़ा। ये तो छोटी लिस्ट थी हमारे पास, यानी एरे की साइज छोटी थी। अगर एरे की साइज 10,000 1 लाख होती
तो उस केस में आप ये देख लो कि एक एक एलिमेंट को सर्च करने में या कंपेयर करने में कितना टाइम लगता है, और वो लास्ट में मिलता है या मिलता ही नहीं, तो उस केस में आपके पास वर्स्ट केस होता है। तो और वैसे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा हम वर्स्ट केस में नापते हैं, हम ये नहीं देखते कि कम से कम समय कितना लगेगा, हम ये देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, हम उसको यहां पर डालते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो टाइम हमारा लगने वाला है वो किस में लगेगा, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारा लगेगा यहां पर, किसके अंदर, लीनियर सर्च के अंदर। ठीक है, अब एक सर्च और होता है हमारे पास, उससे हम लोग बोलते हैं बाइनरी सर्च। ये थोड़ा स्मार्ट सर्चिंग है, क्या है, बाइनरी सर्च है, और ये क्या है, ये थोड़ी स्मार्ट सर्चिंग होती है। अब बाइनरी सर्च क्या कहता है कि भाई मैं ऐसे अनसॉर्टेड एरे पे काम नहीं करती हूं, ठीक है, मेरे पास पहले क्या होना चाहिए, मेरे पास जो एरे होना चाहिए वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास जो एरे होगा वो किस में होगा, वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। किस तरीके से, अब ये इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक एरे बना लेते हैं। ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरीके से हमने इंडेक्स पोजीशन बना लिए। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट पड़ा हुआ है 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, ठीक है, यहाँ पर 13, यहाँ पर 15, यहाँ पर 17, यहाँ पर 21 और यहाँ पर 33। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो एरे पड़ा हुआ है वो किस में पड़ा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में पड़ा हुआ है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पड़ा हुआ है। डेटा पहले से क्या है, डेटा पहले से सॉर्टेड है। डेटा क्या है, डेटा पहले से सॉर्टेड है। 2 4 7 9 10 13 15 17 21 और 33 33। ठीक है, अब मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है वो है 17। क्या है, 17 मुझे सर्च करना है। तो इस एल्गोरिथम में क्या होता है कि आपको एक एक एलिमेंट को सर्च नहीं करना होता है कि 17 को पहले इससे कंपेयर किया, फिर इससे कंपेयर किया, फिर इससे कंपेयर किया, फिर इससे कंपेयर किया, ऐसा नहीं है। वो ये कहता है कि सबसे पहले इस लिस्ट को या इस एरे को आधे तोड़ लो, आधे हिस्से में तोड़ लो। अब आधा हिस्से में तोड़ने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले इसका लो और इसका हाई वो देख लो। तो लो तो 0 है और हाई कितना है, हाई इसका 9 है, तो 0 + 9 कर लो, तो 0 + 9 और यहां पर क्या कर लो, डिवाइड बाई 2 कर लो। ठीक है, तो 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। ध्यान रखिएगा 4.5 नहीं आता है, क्योंकि 4.5 तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यूज है, तो रिजल्ट 4.5 नहीं आएगा, क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इसका जो मिड है वो मिड हो गया ये वाला। ठीक है, इसका मिड कौन सा हो गया, 4th इंडेक्स पोजीशन इसका मिड हो गया। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो 17 है, ये जो 17 है मिड पे पड़ी हुई वैल्यू जो 10 है उससे बड़ा है या छोटा है। अगर 17 10 से बड़ा है तो हमें इस तरफ जाना है, क्योंकि हमारा 17 इस तरफ मिलेगा, बड़ा है ना उससे, तो बड़ा है तो उधर ही जाना चाहिए। और अगर 17 10 से छोटा है तो मुझे इस तरफ जाना है, तो अभी इधर तो मुझे जाना ही नहीं है, मुझे किधर जाना है, उधर जाना है। तो उस केस में अब मेरा लो जो है वो ये नहीं रहेगा, मेरा लो कौन सा हो जाएगा, मेरा लो ये वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि अब मुझे उधर सर्च करना है। अब उधर सर्च करने के लिए मुझे फिर से इसे हाफ में तोड़ना पड़ेगा, और मुझे हाफ में तोड़ने के लिए लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। लो मेरे पास 4 है, 4 + 9 कितना होता है, 13। 13 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होता है, 6। ठीक है, वैसे कितना होता है, 6.2 होता है, लेकिन कितना होता है, 6। तो इस बार इसका जो मिड है वो कौन सा आएगा, ये मेरे पास इसका मिड आएगा। तो मिड में क्या पड़ा हुआ है भाई, मेरे पास 15 पड़ा हुआ है। ठीक है, और मुझे लेना क्या है, 17। तो 17 जो है वो इसके राइट में पड़ेगा, ना कि लेफ्ट में पड़ेगा, तो राइट में फिर जाएगा। राइट में फिर जाने के बाद किसको करेगा, ये मेरे 6 पे आके रुका था ना, तो 6 + 9 कितना होता है, 15। 15 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 8। तो 8 पे आएगा, तो ये मेरे पास 8 हो गया। ठीक है, इस बार इसका मिड ये वाला हो गया। ठीक है, और एक और चीज है, जहां जहां मिड आया ना, इसने वहां पर भी कंपेयर किया है कि कहीं मिड तो नहीं है वो, तो मिड को भी उसने कंपेयर किया था सबसे पहले कि क्या मिड पे 17 है, नहीं मिड पे 10 है। फिर उसने सर्च किया कि जो 17 है क्या 10 से बड़ा है, तो बड़ा है, तो इधर आ गया। फिर अगली बार गया, क्या मिड पे 17 है, नहीं मिड पे 15 है, तब वो आगे गया 17 पे। तो इस तरीके से क्या करेगा, वो आगे बढ़ता हुआ चले जाएगा। तो इसका मतलब कि वो यहां अगर उसको 17 ढूंढना होता और एक एक को कंपेयर कर रहा होता, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एफर्ट्स में उसको ढूंढना पड़ता, और अभी कितने एफर्ट्स में ढूंढना पड़ रहा है, 1 2 3 और चौथे में तो वो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चौथे में अगर उसको मिल जाएगा तो 4 एफर्ट्स में मिल गया। और ये तो छोटी सी लिस्ट है, अगर ये 5000 10,000 20,000 50,000 होती
तो कुछ ही इस तरह के एफर्ट्स में आपको आपकी वैल्यू मिल जाती है। तो इससे हम बोलते हैं बाइनरी सर्च। अब इसमें एक चीज देखना, इसका एक पैटर्न समझो। इसका पैटर्न तो क्या है, लीनियर बढ़ रहा है, लीनियरली जो लीनियर है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक एक करके बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये हर बार आपकी प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हर बार आपकी प्रॉब्लम को आधी कर रहा है। कैसे आधी कर रहा है कि पहली बार जब मिला था तो उसने आधा तो छोड़ दिया, इस पूरे पे तो हम गए ही नहीं, आधी प्रॉब्लम हमारी तोड़ दी। अगली बार जब यहां पहुंचा तो इस पे हम लोग नहीं गए, अगली बार फिर हम गए तो हम आगे वाले पे नहीं गए, हम इस पे गए तो हमारा काम हो गया। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि हर बार ये प्रॉब्लम को तोड़ रहा है। तो अगर इस तरीके से अगर कोई आपकी एल्गोरिथम है जो हर बार प्रॉब्लम को तोड़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो क्या रहेगी, बिग O log n। क्या बोलते हैं उसको, बिग O log n। यानी कि जब भी आप कोई ऐसे एल्गोरिथम यूज में ले रहे हैं जो कि टूट रही है, बार बार आधे टुकड़ों में टूट रही है, प्रॉब्लम को हर बार आधा कर रही है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग O n। ठीक है सर, क्या बोलना चाह रहे हो, डिनर करके कुछ टोटल गेम। पहले तो मुझे लगा कि आप कह रहे हो सर धीरे, मतलब बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं बहुत फास्ट नहीं हूँ, लेकिन शायद कुछ और ही कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई कर दिया है मैंने कि इफ अ सर्च एल्गोरिथम चेक्स ईच एलिमेंट वन बाय वन इट टेक्स मोर टाइम, ये ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, अब फास्टर एल्गोरिथम चेक्स फ्यूअर एलिमेंट्स। फास्टर कौन है इन दोनों में, अगर मैं बाइनरी और लीनियर में कंपैरिजन करूं तो फास्टर कौन सा रहेगा, बाइनरी रहेगा, क्योंकि कुछ ही चेक्स में आपको आपकी डिजायर्ड वैल्यू मिल रही है। ठीक है, यहां पर वो यही कह रहा है। हाउ इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्ड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मेजर किया जाता है, तो सुनो ध्यान से। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए मैंने फिर बताया कि कोई सेकंड्स कोई मिनट्स है ना नहीं काम में आते हैं, उसके लिए हमारे पास अलग से नोटेशंस होती हैं, उन नोटेशंस को हम काम में लेते हैं। जैसे बिग O नोटेशन की मैंने बात करी थी, तो वो नोटेशन हम आगे के लेक्चर्स में भी देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट मेजर्ड इन सेकंड्स एंड और मिनट्स, कि सेकंड्स और मिनट्स में मेजर नहीं किया जाता। अभी मैंने फिर आपको बताऊंगा, अभी मैंने आपको बताया भी था कि सेकंड्स और मिनट्स में हम क्यों मेजर नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि किसी के पास हो सकता है सस्ता लैपटॉप हो जिसका कॉन्फ़िगरेशन जो है लो हो, किसी के पास महंगा कंप्यूटर हो, सिस्टम हो जिसका कॉन्फ़िगरेशन हाई हो। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एक खराब एल्गोरिथम जो है वो भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाती है अगर वो किसी अच्छे सिस्टम में रखी हो, और एक अच्छी एल्गोरिथम भी स्लो प्रोसेस कर जाती है अगर वो एक स्लो चलने वाले सिस्टम पे रखी होती है। तो इसीलिए सेकंड्स और मिनट्स को पहले ही हटा दिया गया कि भाई यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते यहां पर, क्योंकि हर इंसान के पास अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम रहता है। तो यहां पर अगर मैं ये कहूंगा कि भाई सेकंड्स में भी नाप लो तो ये थोड़ा अन्याय हो जाएगा लोगों के लिए, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द एल्गोरिथम्स। ठीक है, किस में मेजर की जाती है, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस है उनको हम काउंट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैंने इस क्लास को स्टार्ट करते टाइम जो प्रोग्राम बनाए थे 2, उसमें मैंने क्या कहा था कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस अगर n के बढ़ने से बढ़ रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई जाने वाली है, और अगर n के बढ़ने से नंबर ऑफ ऑपरेशन नहीं बढ़ रहे हैं, अगर कांस्टेंट ही रह रहे हैं, इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ने वाली है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम यूनिट इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में टाइम यूनिट क्या होती है, सिंपल सी मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ जो ऑपरेशंस होते हैं वो टाइम यूनिट होती है। यानी कि कंपैरिजन कर रहे हो अगर आप, जैसे आपने लिखा 5 इज लेस देन 7, तो ये एक ऑपरेशन हो गया। असाइनमेंट ए में आप 10 दे रहे हो, उसका मतलब ये भी एक ऑपरेशन हो गया। अर्थमेटिक कोई भी ऑपरेशन करवा रहे हो, प्लस माइनस कुछ भी, वो भी क्या है, वो भी टाइम आपका जो यूनिट है, टाइम यूनिट है, वो काउंट होता है। कह रहा है कि द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑपरेशंस द स्लोअर द एल्गोरिथम इज कंसिडर्ड, यानी जितने ज्यादा नंबर में ऑपरेशन होंगे एल्गोरिथम उतनी ही स्लोअर कंसिडर होगी। यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको कम करने हैं, अगर आपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम कर दिए तो आप जो है आपकी जो एल्गोरिथम है वो बाकी एल्गोरिथम से ज्यादा सही मानी जाएगी। ठीक है, कहा भी ये जाता है कि भाई आप जितने कम
लाइंस का कोड लिखते हैं, जितना कोड को आप शॉर्ट कर देते हैं, उतनी ज़्यादा आपको कम ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, आपके एल्गोरिथम्स उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का? पहला, कंसिडर द लीनियर सर्च एल्गोरिथम। पहला, लीनियर सर्च एल्गोरिथम को कंसिडर करो। अभी अभी मैंने क्या कहा था, एक लीनियर सर्च एल्गोरिथम का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। ठीक है, और अगर लिस्ट के पास 10 एलिमेंट है तो एल्गोरिथम में नीड टू चेक अप टू 10 एलिमेंट्स। हो सकता है एल्गोरिथम को 10 के 10 एलिमेंट चेक करने पड़ जाए। किस केस में? वर्स्ट केस में। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है। किस केस में? वर्स्ट केस में। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन इनपुट साइज, नॉट ऑन एक्चुअल क्लॉक टाइम। एक्चुअल क्लॉक टाइम का मतलब, मैंने फिर कह रहा हूं, सेकंड वगैरह में नहीं करता। किसमें करता है? इनपुट साइज पे डिपेंड करता है। इनपुट साइज का मतलब n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। n की वैल्यू अगर 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, जैसे बढ़ती जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो किस पे डिपेंड करता है? इनपुट साइज पे डिपेंड करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, हाउ टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स, कैसे नापते हैं हम लोग? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टेल्स हाउ मच मेमोरी एन एल्गोरिथम यूजेस। हमें बताती है कि एल्गोरिथम की जो है वो कितना जो स्पेस है वो लेगा। इट इंक्लूड्स मेमोरी यूज्ड बाय वेरिएबल्स, एरे एंड टेम्पररी स्टोरेज। आगे जब हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे तो सॉर्टिंग में कुछ ऐसी सॉर्टिंग है जो कि टेम्पररी स्टोरेज बनाती हैं अपने लिए, एक्स्ट्रा एरे बनाती हैं किसी भी पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट करने के लिए। तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे वहां पर आएगी। किसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, किसकी कम है। बाकी नॉर्मली जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑलमोस्ट एल्गोरिथम्स में लगभग सेम रहती है, कहीं कहीं पर ये वेरी करती है। ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिकल अप्रोच। मैंने एग्जांपल सेम आपको अभी बताया था कि किस तरीके से हमने n की वैल्यू 5 रखी है, तो n 5 होगी तो लूप जो है वो 5 टाइम चलेगा। n अगर 10 हो गया तो 10 टाइम, 100 तो 100 टाइम, 1000 तो 1000 टाइम। यानी कि n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी बढ़ते जाएंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी आपकी? टाइम भी क्या है? टाइम भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, यहां पर यही बताने की कोशिश की जा रही है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया मैंने पूरे कोड का कि इन दिस मेथड द लूप रन्स फ्रॉम 1 to n, फॉर ईच वैल्यू ऑफ i 1 एडिशन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, हर बार एक एडिशन परफॉर्म हो रहा है। एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस द नंबर ऑफ लूप जो इटरेशंस आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे n बढ़ेगा लूप की जो नंबर ऑफ इटरेशंस है वो भी इंक्रीज होती जाएंगी। दिस मींस एग्जीक्यूशन टाइम डिपेंड्स ऑन n पे डिपेंड कर रहा है। देयरफॉर फॉर लार्ज इनपुट दिस मेथड टेक्स मोर टाइम। अगर ज्यादा इनपुट है, n की वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा टाइम आपका लेने वाला है। मेथड 2, सेम प्रॉब्लम सेम हम करवा रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये यहां पर कर रहा है 1 से लेकर n तक की जितनी वैल्यूज उनको सम कर रहा है, उनको ऐड कर रहा है। सेम टास्क ये भी परफॉर्म करवा रहा है। स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है, इस लेक्चर को अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो स्टार्टिंग से देख लेना। ठीक है, कुछ स्टूडेंट अगर बीच में जुड़े हैं तो ये भी सेम काम कर रहा है, लेकिन यहां पर n की वैल्यू 5 है तो भी नंबर ऑफ ऑपरेशन 1, 2, 3 और 4 ही होंगे। n की वैल्यू अगर 5000 है तो भी इतने ही होंगे, 50,000 है तो भी इतने होंगे, 5 लाख है तो भी उतने ही होंगे। तो अगर n की वैल्यू बढ़ रही है और अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस नहीं बढ़ रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो उसके रेफरेंस में ये ज्यादा सही माना जाएगा। कह रहा है कि इन दिस मेथड अ डायरेक्ट फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम। डायरेक्ट फार्मूला हमने, ये वाला फार्मूला हमने सम को कैलकुलेट करने के लिए यूज में लिया हुआ है। ओनली अ फ्यू अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म, सिर्फ 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस यहां परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, वेदर n इज स्मॉल और लार्ज द कैलकुलेशन हैपेंस ओनली वंस। भाई अगर 5 हो, n की वैल्यू 50 हो, 5000 हो, 50,000 हो, कुछ भी हो, आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो फिक्स हैं, वो 4 ही होने वाले हैं ना, वो नहीं बढ़ने वाले। ठीक है, दिस मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर एनी इनपुट साइज। कुछ भी इनपुट साइज है, टाइम हमेशा सेम रह रहा है। देयरफॉर दिस मेथड इज फास्टर फॉर लार्ज इनपुट। यानी ये मेथड लार्ज इनपुट में क्या है? ज्यादा फास्टर है, ज्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब कंपैरिजन बेस्ड ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो कंपैरिजन क्या है? अगर हम किसके कंपैरिजन की बात कर रहा है? इस वाले मेथड की और ये वाला जो है आपके पास, इसके कंपैरिजन की बात कर रहा है। इनके कंपैरिजन देख लेते हैं। वैसे मैं बता चुका हूं, फिर भी अपन देख लेते हैं। द लूप मेथड टेक्स मोर टाइम एज इनपुट इंक्रीजेस। लूप वाला जो प्रोग्राम था वो ज्यादा टाइम ले रहा है जैसे जैसे हम जो इनपुट की साइज हम इंक्रीज कर रहे हैं उसके बिहाफ में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि द फॉर्मूला मेथड टेक्स नियरली द सेम टाइम फॉर ऑल इनपुट्स। लेकिन फॉर्मूला वाला जो मेथड है, यानी कि ये वाला मेथड है, अब n की वैल्यू कुछ भी करो, सब में सेम टाइम ही वो ले रहा है।
बोथ मेथड्स प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट बट देयर एफिशिएंसी इज डिफरेंट। दोनों का रिजल्ट सेम है लेकिन एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी उनकी डिफरेंट है। और ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, ज्यादा एफिशिएंट ये वाला है, फॉर्मूला मेथड जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम। अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास अलग अलग अप्रोचेस हैं या अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं तो वो हो सकता है कि अलग अलग टाइम ले, यानी हो सकता है कि उनमें से कोई ऐसी हो ज्यादा अच्छी हो, ज्यादा फास्टर हो। चूजिंग द करेक्ट अप्रोच इंप्रूव्स प्रोग्राम परफॉर्मेंस। चूजिंग द करेक्ट अप्रोच, अगर आपने उनमें से सही अप्रोच को चूज कर लिया, यानी कि ये ज्यादा फास्ट है और ये स्लो है, तो उस केस में अगर आपने स्लो को चूज कर लिया तो इसका मतलब आपके जो प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, वो गिरा भी सकता है। लेकिन अगर आपने सही चुना तो क्या कर सकता है, इंप्रूव भी कर सकता है। ठीक है, दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने का जो मेन आइडिया है वो यही है। क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने का मेन आइडिया यही है कि आपको बेस्ट चुनना है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से हम कल शुरू करेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। काफी चीजें जो है, नई टर्म्स जो है आपने सीखी होगी। और डीएसए के अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट रहता है ये बहुत मुश्किल रहता है बच्चों के लिए, लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा सिंपल बना के आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर कहीं भी कोई इश्यू है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर मेरा पेपर हो गया है सी का, अब एरे पढ़ना है। एरे पढ़ो, इसी चैनल पर आपको एरे मिल जाएगा वैसे। ठीक है, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हो एरे। कोई किसी का डाउट है तो आप लोग डालिए फटाफट से, जल्दी जल्दी से। कोई भी डाउट है तो आप डाल सकते हैं।